होई ही सोई जो राम रचि राखा। तुलसी बाबा ने सदियों पहले ये दोहा लिखा था। इसका आशय यह था कि जो राम जी ने रच के रखा है वही होगा, व्यर्थ की बहस का कोई मतलब नहीं है। इस दोहे को यदि हम भाजपा के संदर्भ में देखें तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि होई ही सोई जो दोनों रचि राखा। यहाँ दोनों से आशय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग टॉक विद ऋषि पांडे। आज बात उस कुर्सी की जो संगठन की रीढ़ होती है, बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की। जुलाई का महीना चल रहा है और बहुत ही जल्दी भाजपा को एक नया अध्यक्ष मिलेगा, भाजपा को नया नेतृत्व मिलेगा। हालांकि अभी तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कहा है कि संसद के सत्र के पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, तो इस लिहाज से हम मान सकते हैं कि 17, 18, 19 जुलाई से के पहले बीजेपी को एक नया नेतृत्व मिल जाएगा। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल है कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस सवाल के कई उप सवाल भी हैं। मसलन नया अध्यक्ष उत्तर भारत से होगा या दक्षिण भारत से। नया अध्यक्ष 60 साल की ऊपर की उम्र का होगा या 60 साल से कम उम्र का। नया अध्यक्ष महिला होगा या पुरुष। जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है देश की राजनीति का, उसके अनुरूप ओबीसी चेहरा होगा या सामान्य सवर्ण। ये तमाम सवाल हैं जो इस समय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले हर खासो आम के दिमाग में चल रहा है। होगा क्या, यह या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं या गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा उसका चयन से पहले आरएसएस की सहमति अनिवार्य होगी। कोई ऐसा ही नाम सामने आएगा जो आरएसएस के खांचे में फिट होता हो, जिसके पास संघ में भी काम करने का पर्याप्त अनुभव होगा। चलिए इस राजनीतिक चक्रव्यूह को थोड़ा खोलते हैं। बीजेपी संगठन के लिहाज से देश को कुल 37 राज्य इकाइयों में बांटा गया है। भाजपा का संविधान कहता है यदि आधे से ज्यादा राज्य इकाइयों में अध्यक्ष का चुनाव हो गया हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की औपचारिकता पूरी की जा सकेगी। परसों तक यानी कि गुरुवार तक भाजपा के 22 से ज्यादा राज्यों में अध्यक्ष की चुनाव हो चुके हैं। चुनाव क्या ही कहा जाए, उसे लोकतांत्रिक मनोनयन भी कह सकते हैं। लोकतांत्रिक मनोनयन क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों को चुना गया है राज्य इकाइयों द्वारा जिनके नाम दिल्ली ने तय कर लिए थे। राज्यों की राजधानियों में जाकर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, उन्होंने सिर्फ चुनाव की औपचारिकताएं पूरी की है। मसलन धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए। उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म की शुरुआत की। धर्मेंद्र प्रधान के पास नाम था जिसको कि उन्हें अगले दिन घोषित करना था। न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान बल्कि राज्य इकाई के भी तमाम नेताओं को पता था कि अगला अध्यक्ष कौन होना है। सिर्फ एक नामांकन भरा गया। हाँ, इसे लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए पर्यवेक्षक ने मंच पर आकर 2-3 बार पूछा कि कोई और यदि इच्छुक हो तो वो अभी भी नामांकन जमा कर सकता है। लेकिन परिणाम सबको पता था, इसलिए किसी ने भी नामांकन भरने की जहमत नहीं की। अगले दिन जिस नाम को दिल्ली ने तय किया था, जिसका इकलौता नामांकन था, वही अध्यक्ष घोषित हो गया। वो चेहरा था हेमंत खंडेलवाल। तो अब जब ज्यादातर राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां पर भी अध्यक्ष का चुनाव होना शेष है। वहां कुछ पेंच फंसा हुआ है। दिल्ली की चॉइस कुछ और है और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चॉइस कुछ और है। थोड़ा मामला फंसा हुआ है। उम्मीद है 2-3 दिन में उसका भी निर्धारण हो जाएगा। जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई में ही भाजपा को चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है, इसलिए तब तक सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी लोकतांत्रिक मनोनयन को हरी झंडी मिल जाएगी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी जनरेशनल चेंज की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी आने वाला अध्यक्ष 60 की उम्र से कम होगा। इस यदि क्राइटेरिया पे देखें तो बीजेपी के पास धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे नाम है। कोई चौंकाने वाला नाम यदि सामने आता है तो बात अलग है। लेकिन यदि
जो ट्रेंड में ओबीसी का जो ट्रेंड चल रहा है पॉलिटिक्स में, उस नज़रिए से देखें तो एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी आता है। शिवराज सिंह चौहान को यदि हटा दिया जाए तो जनरेशनल चेंज के मामले में भी शुरू के दो नाम फिट बैठते हैं। लंबा अरसा हो गया, क्या मैं यूँ कहूँ कि जब से बीजेपी का जन्म हुआ है तब से आज तक बीजेपी की कमान किसी महिला नेता के पास नहीं जा पाई है। अब जबकि महिला आरक्षण का बिल आ चुका है और 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण का एक बड़ा रोल रहेगा, संभव है भाजपा सबको चौंकाते हुए किसी महिला को भी इस पद पर नियुक्त कर सकती है। बहुत पहले शायद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय एक बार सुषमा स्वराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा चली थी, लेकिन आरएसएस की स्वीकृति न मिल पाने के कारण वो मामला वहीं ठप हो गया था। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी के पास इस पद के लिए महिला उम्मीदवारों का उतना बड़ा नाम नहीं है, उतने नाम नहीं है जिनको कि ये दायित्व सौंपा जा सके। लेकिन हाँ, बीजेपी शायद दक्षिण से किसी महिला नेत्री को ये मौका दे सकती है। यदि किसी महिला को बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है तो वो एक तरीके से ट्रम्प का कार्ड होगा। मैंने पहले बताया जिस तरीके से कि बीजेपी आज तक किसी महिला को अपनी कमान नहीं दे सकी। यदि इस मौके पर, जबकि अगला चुनाव महिला आरक्षण के आधार पर लड़ा जाना है, इस समय बीजेपी के पास कोई महिला चेहरा होता है तो एक मौका होगा एक राजनीतिक संदेश देने का। सभी को पता है कि कांग्रेस के पास पूर्व में 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद महिलाओं को जा चुका है। एक बार श्रीमती सोनिया गांधी और उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी। तो बीजेपी अपनी छवि को बदल सकती है, उसके पास तुरुप की चाल है। जहां तक दक्षिण भारत से अध्यक्ष चुने जाने का सवाल है, अब तक 3 ऐसे अवसर आए हैं जब दक्षिण भारत को यह पद मिला है। एक बार बंगारू लक्ष्मण, फिर दूसरी बार जना कृष्णमूर्ति और तीसरी बार वेंकैया नायडू। बंगारू लक्ष्मण का तो सबको पता है कि किस तरीके से रिश्वत लेते हुए सरेआम वो पकड़े गए थे, उसके बाद उनको ये पद छोड़ना पड़ा था। जना कृष्णमूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, लेकिन उनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से कुछ ठन गई और उनको भी बीच कार्यकाल से ही हटना पड़ा। वेंकैया नायडू जरूर लंबे समय तक काम करने वाले सफल अध्यक्ष रहे हैं। उनकी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी ठीक ठाक पेट थी, संघ भी उनको पसंद करता था और कार्यकर्ताओं के बीच में भी वे लोकप्रिय थे। इसलिए अब तक यदि दक्षिण भारत के अध्यक्षों पर हम सोचें तो नायडू सबसे सफल अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा को सबसे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। वैसे उनका कार्यकाल 2023 में ही समाप्त हो रहा था, लेकिन सतत चुनाव, कहीं विधानसभा के फिर लोकसभा के, इसके चलते उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता चला गया और वो 5 साल से ज़्यादा काम करने का उनको मौका मिल गया। अब जबकि उनका कार्यकाल समाप्त तो पहले ही हो गया था, अब जब उनका उत्तराधिकारी चुना जाना है तो उन्हीं के गुणों वाला ही अध्यक्ष चुने जाने की संभावना ज़्यादा है। उनके क्या गुण थे? उनके गुण यह थे कि वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पसंद थे। शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी और शाह। प्रधानमंत्री इस समय विदेश यात्रा पर हैं। उनके लौटने के बाद उम्मीद है कि भाजपा के नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया गति पकड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हमारा नज़रिया आपको कैसा लगा, ये जरूर बताइए। नमस्कार।